हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इतिहास में इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, आपको विस्तार से बताऊँगा और अच्छा समझाऊँगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग एक एक चीज़ विस्तार से। ठीक है, चलिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, तो फ्रेंड याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखोगे 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में। और इसी फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही पहली बार राष्ट्रवाद जो शब्द है ना, उसका अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद का जो विचार था, जो धारणा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था, जो कि 1789 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग। जैसा आपको पता होगा, 1789 ईस्वी में, ठीक है, जो फ्रांस एक राज्य था जिसका जो संपूर्ण भूभाग था, हर एक क्षेत्र में एक निरंकुश राजा का आधिपत्य हो गया था, अधिकार हो गया था। आप समझिए यहाँ पर निरंकुश राजा क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्टेटरशिप जो बोलते हैं। ठीक है, जो बादशाह होता है। ठीक है, तानाशाही शासक बोलते हैं। ठीक है, जैसा मन चाहता है वैसे ही वो कर सकता है, जिसको भी दबाना चाहता है दबा सकता है। ठीक है, जैसा रूल लाना चाहता है, नियम कायदे कानून, ठीक है, लाना चाहता है वो ला सकता है और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिस्टम था उस समय, ठीक है, फ्रांस में हुआ करता था, उसको बोलते हैं हम लोग निरंकुश राजा। जैसा मर्जी वैसा वो राज्य चला सकता था, उसमें उसको कोई भी दबाव नहीं डाल सकता था, अपने मन मर्जी का, अपने का मन का मालिक हुआ करता था। ठीक है, तो वैसे शासक को हम बोलते हैं निरंकुश शासक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? बहुत बड़ा एक राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ फ्रांस में। ठीक है, ना केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के बहुत से राष्ट्रों में। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि पहले जो राजतंत्र था, ठीक है, जो राजा सिस्टम था, ठीक है, उसको उखाड़ फेंका गया और प्रजातंत्र में बदल दिया गया। ठीक है, यानी अब जो शासन का जो बागडोर था ना, वो फ्रांसीसी क्रांतियों के प्रजा के हाथों चला गया। ठीक है, यानी प्रजा क्या करता था, अब इलेक्शन करता और अपने मन पसंद से राजा को सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि चुनाव होता है, तो चुनाव में क्या करते हैं हम लोग, अपने मन पसंद का वोट देते हैं। ठीक है, और वोट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने मनपसंद के हिसाब से अपना जो राजा होता है, अपना जो बादशाह होता है, ठीक है, अपना जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही ऐसा हो रहा था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, इसको इंग्लिश बोलते हैं ला पैट्री, और नागरिक यानी ली सिटियोन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। यहाँ समझने पर देखो, शुरू से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का उद्देश्य रहा था कि फ्रांस के लोगों को हम लोग क्या करेंगे, एकजुट में बांध के चलेंगे। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, पहला था आपका पितृभूमि और दूसरा था आपका नागरिक। ठीक है, ये दो विचारों पर बल दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए
समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा राष्ट्रभाषा बन गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति ने कौन कौन बदलाव लाया। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहला क्या हुआ, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुन लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिगर में, ये हम लोग का पहले वाला झंडा था। ठीक है, जिसमें निरंकुश राजा हुआ करता था, और ये हम लोग का अभी वाला झंडा है। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था। ठीक है, उस समय का झंडा इसको सिलेक्ट कर लिया गया। तो पहला काम क्या हुआ, नया ट्राई कलर चुन लिया गया। ठीक है, उसके बाद स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जब राजतंत्र था ना, उस समय स्टेट जनरल बोलते थे। ठीक है, सेकंड बदलाव क्या था, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि जिसमें राजा सिस्टम था ना, जिसमें राजतंत्र हुआ करता था, उस समय उसका नाम क्या था, स्टेट जनरल था। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रांस की जब क्रांति हुई ना, तो उसमें इसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब जो हो रहा था ना, राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज लाया। ठीक है, कौन, फ्रांसीसी क्रांति ने। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। देखो, जैसे मान ली एक कंट्री यहाँ पर, ठीक है, और एक कंट्री यहाँ पर है, तो यहाँ से जो सामान आएगा फर्स्ट कंट्री से सेकंड कंट्री में ना, तो इसके बीच में क्या लगेगा, टैक्स लगता है। ठीक है, एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग आयात निर्यात शुल्क। ठीक है, उसको हटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, भार तथा नापने की जो व्यवस्था लागू किया ना, उससे एक समान था, हर जगह एक जगह था, हर जगह एक समान था, है ना, कहीं पर डिफरेंट नहीं था। जो नापने की व्यवस्था थी, ठीक है, जो भार का जो व्यवस्था था, हर जगह समान हुआ करता था। ठीक है, कहीं अधिक नहीं, कहीं ज़्यादा नहीं। अगला चेंज क्या आया था, क्षेत्रीय बोलियों को हटा दिया गया। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज था ना, उसको ख़त्म कर दिया गया, और पेरिस में जो फ्रेंच भाषा लोग बोलते थे और जो लिखते थे ना, उसी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो ये सब बदलाव था फ्रांस से क्रांति का। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1970 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक ले जाने लगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गाइस अब दोस्तों यहाँ पर से आपके एग्जाम में, अब दोस्तों आपका एग्जाम के लिए यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबियन क्लब, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए समझते हैं हम लोग। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का जो भाग्य होगा, उसका जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य क्या था, चलिए समझते हैं।
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन लक्ष्य क्या था? फ्रांस को निरंकुश शासक से मुक्ति दिलाना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था? फ्रांस में जो निरंकुश शासक था, ठीक है, उसको समाप्त कर देना, उससे लोगों को, फ्रांस के लोगों को आज़ादी दिलाना, ठीक है, उससे मुक्ति दिलाना, ठीक है, उससे आज़ाद कराना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था? फ्रांस के लोगों को, जो लोग क्या, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था? फ्रांस के लोगों को, ठीक है, निरंकुश शासकों से आज़ाद दिलाना, उससे मुक्ति दिलाना, उससे आज़ाद करना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करता, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन उद्देश्य क्या था? फ्रांस के लोगों को, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से आज़ाद कराना, ठीक है, इसका मेन मकसद था। लेकिन इसके साथ ही साथ उसका दूसरा मकसद क्या था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था? फ्रांस के लोगों को निरंकुश शासकों से आज़ाद कराना, ठीक है, उससे मुक्ति दिलाना, ठीक है, उससे छूट दिलाना, ठीक है, इसका मेन मकसद था। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा, ये इसका मेन मकसद था। तो जब फ्रांस की घटनाओं की जो खबर था ना, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में जब फ्रांस की घटनाओं की खबर तो ऐसे में क्या हुआ, जब फ्रांस की घटनाओं की जो खबर था यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंच गया ना, तो वहाँ के जो छात्र लोग थे और जो शिक्षित मध्य वर्ग लोग थे ना, वो लोग इकट्ठा हो लिया और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जैकोबिन क्लब। तो उनकी गतिविधियों का और अभियानों का असर ये हुआ कि फ्रांस का जो सेना था ना, उसके लिए एक रास्ता बन गया, ठीक है। और 1970 में और 1790 ईस्वी में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में ये सैनिक घुस पाया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये जो सैनिक था ना फ्रांसिस, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, और सबसे इम्पोर्टेंट यह था कि जो फ्रांसीसी सेनाएं था ना, वो राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक ले जाने लगी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा मकसद था फ्रांस के लोगों को निरंकुश शासकों से आज़ाद दिलाना, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित करने में मदद देगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, तो वहाँ के जो छात्र लोग थे, खासकर जो शिक्षित मध्य वर्ग लोग थे, ठीक है, एक जैकोबिन क्लब का स्थापना किया, ठीक है। उसका तो उनकी गतिविधियों और अभियानों का असर ये हुआ कि फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार हुआ, ठीक है, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में ये सेनाएं घुस पाई, ठीक है, वहाँ पर लोग सेना जो था घुस पाया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो फ्रांसीसी सेना था ना, वो राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक ले जाने लगी, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का
समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो। फ्रांसीसी क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को समाप्त करना और प्रजातंत्र को लाना था, ठीक है, इसको लाना था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से क्या किया? राजतंत्र को वापस लाया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? उन्होंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था था ना, उसमें कुछ सुधार लाया, ठीक है। क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि जो पूरी व्यवस्था थे ना, वो तर्कसंगत बन गया और कुशल बन गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ने जन आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण से हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो फ्रेंड, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन के आएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो होगा 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कौन कौन से बदलाव लाए, ये आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो बदलाव क्या था? जन पर आधारित, ठीक है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पहला चेंज, ठीक है। दूसरा क्या था? उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। अगला, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जैसे कि डच हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। अगला क्या था? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किसानों को भूदासत्व, ठीक है, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, ठीक है, यानी जमींदार जो सिस्टम था ना, खत्म कर दिया गया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण से हटा दिया गया, ठीक है। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाया गया, जो खास तौर पर उद्योगपति और सामान बनाने वाले लघु उत्पादक को यह लगा कि एक समान कानून है, ठीक है, सब जगह नापने की और भार की एक व्यवस्था है, राष्ट्रीय मुद्रा सिर्फ एक है। तो इससे क्या होगा? हर इलाके में, ठीक है, पूंजी का, वस्तु का आवागमन में क्या होगा? बहुत सहूलियत होगा, बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? बदलाव लाया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन फिर से बनता है, ठीक है, कि नेपोलियन जो व्यवस्था लागू किया था ना, उसमें बहुत सारा फॉल्ट आया था, ठीक है। फॉल्ट क्या था अभी हम देखेंगे। देख तो दोस्तों, शुरू में क्या हो रहा था? नेपोलियन संहिता को बहुत अच्छा माना गया लोगों द्वारा, ठीक है, उसकी प्रशंसा की गई, ठीक है। खासकर हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और साथ ही बहुत से शहर थे जैसे कि ब्रसेल्स हो गया, मेंज, मिलान हो गया, वार्सा हो गया। सभी लोगों ने ये माना कि सेना ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया आज़ादी का, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ना, लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, टैक्स बढ़ा दिया जा रहा था, इस पर सेंसरशिप हो रहा था, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए ना फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहा था, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा था, ठीक है। और आम जनता के प्रति गुस्सा का लहर और बढ़ता गया, ठीक है। इसलिए बाद में जाके इसका विरोध किया गया, इसका नेपोलियन संहिता का, ठीक है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, ठीक है।